हिंदुस्तान अखबार, बुधवार 15 जुलाई 2026। सी उदय भास्कर का भी पहला लेख है। ऑस्ट्रेलियाई यूरेनियम हमें समृद्ध करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऑस्ट्रेलियाई दौरे से दो रणनीतिक क्षेत्रों परमाणु ऊर्जा और समुद्री सुरक्षा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इससे भारत ऑस्ट्रेलियाई साझेदारी तो मजबूत हुई है, हिंद प्रशांत के क्षेत्र के लिहाज से भी यह द्विपक्षीय संबंध अब काफी अहम हो गया है। इसमें परमाणु संबंध खासा महत्वपूर्ण है। विशेषकर इससे जुड़ी कड़वी यादों को देखते हुए गौरतलब है, जब भारत ने मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के तहत परमाणु परीक्षण किए थे, तब कैनबरा ने नई दिल्ली की कड़ी निंदा करते हुए इसे परमाणु प्रसार करने वाला कदम बताया था और अपने तमाम सुरक्षा सैन्य संबंध लंबित कर दिए थे। यहाँ तक कि भारतीय डिफेंस अटैची को 48 घंटे के अंदर ऑस्ट्रेलियाई छोड़ना पड़ा था। परमाणु शक्ति बनने के प्रधानमंत्री वाजपेयी के फैसले से दोनों मुल्कों में संबंधों में भारी गिरावट आई थी, जिसमें सुधार की शुरुआत 2008 में हुए। अमेरिकी भारत असैन्य परमाणु समझौते के बाद ही हो पाई। साल 2014 में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच नागरिक परमाणु सहयोग समझौता हुआ जरूर, मगर करीब एक दशक तक यह दिखावट रहा। उल्लेखनीय है कि दुनिया के ज्ञात यूरेनियम भंडार का करीब 28% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास है। भारत ने 1974 और 1998 के परमाणु परीक्षण के बाद कैनबरा के दशकों तक नई दिल्ली को यूरेनियम देने से इनकार किया, क्योंकि भारत ने परमाणु अप्रसारण संधि पर दस्तखत नहीं किए थे। इसलिए 2008 समझौते को लागू करने के मौजूदा फैसले का महत्व प्रतीकात्मक, व्यवहारिक और रणनीतिक तीनों है। शुरुआत प्रतीकात्मक से यूरेनियम देने पर सहमति जताकर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक जिम्मेदार परमाणु शक्ति मान लिया है। इससे भारत उन देशों की श्रेणी में आ गया जिन्हें पहले से ही ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम मिलता रहा, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस और कनाडा। परमाणु समझौते का निहितार्थ यही था कि भारत के गैर NPT दर्जे को ऑस्ट्रेलिया अपने परमाणु अप्रसार संबंधी नीति से अलग मानने लगा है। इस मान्यता से भारत को NPT गुट से बाहर अपनी स्थिति सुधारने में मदद की, साथ ही उससे वैश्विक परमाणु व्यवस्था में एक खास दर्जा भी दिलाया है, जिसका मतलब है कि दोनों पक्षों सिद्धांतों से आगे बढ़कर समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। व्यवहारिक पहलू की बात करें तो ईंधन सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लक्ष्य बहुत बड़े हैं। अभी हम 8.8 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कर रहे हैं और नई दिल्ली की उम्मीद है कि 2031 तक इसे बढ़ाकर 22 गीगावाट कर लिया जाएगा। अंतिम लक्ष्य 2047 तक का 100 गीगावाट तक उत्पादन बढ़ाना है, जो आसान काम नहीं है। भारत सिर्फ घरेलू यूरेनियम से वह लक्ष्य नहीं हासिल कर सकता। साल 2008 में परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह द्वारा दी गई छूट से पहले ईंधन की कमी के कारण भारतीय रिएक्टरों को अपनी 50 से 60% क्षमता पर ही काम करना पड़ता था। छूट मिलने के बाद भारत ने रूस, फ्रांस, कजाकिस्तान और कनाडा जैसे देशों से यूरेनियम लेना शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया के भी इसमें शामिल हो जाने से नई दिल्ली का दायरा व्यापक हो गया। वैश्विक कमोडिटी बाजार और भू राजनीति में उतार चढ़ाव को देखते हुए दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम भंडार वाले देश से आपूर्ति मिलने पर दीर्घकालीन भरोसा बनेगा। इस समझौते में सुरक्षा उपाय व निगरानी व्यवस्था भी शामिल है, जिनसे ऑस्ट्रेलिया की चिंता का समाधान होता है। अब इसके रणनीतिक पक्ष की चर्चा जो सबसे महत्वपूर्ण है। भारत के स्वदेशी प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर यानी PHWR 220 मेगावाट, 540 मेगावाट और 700 मेगावाट तकनीक की लिहाज से निसंदेह शानदार है, लेकिन वे आकार में छोटे हैं। कार्बन उत्सर्जन तेजी से घटाने और बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए हमें
फ्रांस, रूस व अमेरिका जैसे सहयोगियों से 1000 वाट से अधिक क्षमता वाले लाइट वाटर रिएक्टर चाहिए। इन रिएक्टरों में यूरेनियम का अधिक इस्तेमाल होता है। यहीं पर ऑस्ट्रेलिया की भूमिका अहम हो जाती है। असैन्य रिएक्टरों के लिए ऑस्ट्रेलिया द्वारा यूरेनियम की आपूर्ति करने से भारत अपने यूरेनियम की में जो सीमित मात्रा में है, उसे स्वदेशी पीडब्ल्यूआर और रणनीतिक कार्यक्रमों के लिए बचा सकता है। स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर को अक्सर भविष्य की वो तकनीक माना जाता है, लेकिन उनका बड़े पैमाने पर व्यावसायिक इस्तेमाल करने से अभी तक 1 साल का समय लगेगा। साल 2030 के जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को देखते हुए भारत को फिलहाल बड़े रिएक्टरों से काम चलाना होगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ समझौता हमारी आशा बना सकता है। संक्षेप में कहें तो यूरेनियम समझौता दुनिया की एक मात्रा से कम और राजनीतिक स्वीकृत व ऊर्जा सुरक्षा से ज़्यादा जुड़ा है। यह भारत को विकास और जलवायु लक्ष्य के अनुरूप असैन्य परमाणु ऊर्जा बढ़ाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री का ये दौरा समुद्री सुरक्षा के लिहाज से भी उल्लेखनीय रहा है। पहली बार दोनों देशों में मुक्त, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत के प्रति अटूट प्रतिबद्धता जाहिर की है। संयुक्त घोषणा पत्र में इसका जिक्र होना बताता है कि कूटनीतिक भाषा में सोच समझकर विचार बदलाव किए हैं। वह भी बिना चीन का नाम लिए मुमकिन है दोनों देशों के बीच आर्थिक निर्भरता के कारण ऐसा किया गया हो, पर यह भाषा सामान्य तालमेल के बजाय व्यावहारिक संबंध बनाने की संकेत कर रही है। कोई भी देश अमेरिका और चीन के बीच किसी एक को चुनने के लिए मजबूर नहीं होना चाहता, पर अटूट प्रतिबद्धता शब्द का मतलब है कि दिल्ली और कैनबरा ताकत पर आधारित समुद्री व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बजाय वे कानून और परंपरा की वकालत करते दिख रहे हैं। अगला लेख है अंकित को इंसाफ। इस बर्बर हत्याकांड के पीड़ित परिजनों को ही नहीं, इंसाफ पसंद हर एक भारतीय को इस क्षण का इंतजार था और करीब 6.25 साल बाद उसका यह इंतजार खत्म हुआ है। साल 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान 25 फरवरी को जिस बेरहमी से आईबी अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या की गई, उसने देशवासियों के रोंगटे खड़े कर दिए थे। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अंकित के शरीर पर चाकुओं से 51 निशान हथियारों की निर्ममता की गवाह दे रहे थे। सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह के 13 जुलाई के फैसले से यह साफ हो गया कि इस बर्बर कृत्य को अंजाम देने वाले कौन लोग थे और उस दंगे के दौरान उन्होंने किस कदर क्या भरपाया था। अदालत ने आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 आरोपियों को अंकित की हत्या का दोषी करार दिया। भारतीय न्याय व्यवस्था क्षीर विवेक फैसला करती है। बहरहाल मुजरिमों की सजा पर अभी बहस होनी है, मगर यह तय है कि कानून उनके साथ नरमी नहीं बरतना भी नहीं चाहिए। वैसे भी काफी वक्त जाया हो चुका है। साल 2020 का दिल्ली दंगा आधुनिक भारत की सबसे शर्मनाक घटनाओं में इसलिए गिना जाएगा कि यह घटना न सिर्फ देश की राजधानी के एक हिस्से में घटित हुई, बल्कि ठीक उस समय घटी जब नई दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की अगवानी कर रही थी। नागरिकता कानून 2019 यानी CAA के विरोध में भड़की नफरत की आग ने उन 6 दिनों में 53 नागरिकों को निगल लिया था। दशकों से पड़ोसी की तरह जी रहे लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हो गए थे। यह ताहिर हुसैन की संलिप्तता और दूसरे नेताओं के भड़काऊ भाषणों से स्पष्ट हो जाना चाहिए। गौरतलब है यह दंगा दिल्ली पुलिस की नाकामियों के लिए भी याद किया जाएगा। इस सांप्रदायिक दंगे को लेकर 700 से अधिक FIR दर्ज हुई हैं और ज्यादातर मामलों में पुलिस की तफ्तीश इतनी लचर रही कि आरोपी सबूतों के अभाव में बरी हो गए। पिछले महीने की शुरुआत में ही शिव बिहार में अनवर की कथित हत्या के आरोपी बरी हुए थे, जबकि इसके पहले अप्रैल में जोहरीपुर पुलिया पर मुशर्रफ के कत्ल के सभी 12 आरोपियों का अदालत ने बरी कर दिया था। इससे तो यही संदेश जाएगा कि चूंकि अंकित शर्मा
गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारी थे, इसलिए उनके मामले की जांच पूरी तत्परता से की गई, जबकि अन्य ज्यादातर मुकदमों में इसका अभाव रहा है। अदालत पुलिस द्वारा जुटाए गए साक्ष्यों के आधार पर कानून के दायरे में फैसले करती है, इसलिए पुलिस जांच की भूमिका से सबसे अहम है। हालांकि न्यायपालिका को यह देखना चाहिए कि लोगों को न्याय होता हुआ भी दिखे, और पुलिस की जवाबदेही तय करने से ही दिखेगा। साल 2020 के दंगे से जुड़े मुकदमे में दिल्ली पुलिस एक नजीर कायम कर सकती थी कि कानून को अपने हाथ में लेने वाला कोई भी शख्स बच नहीं सकता, मगर अफसोस कई मामलों में आरोपियों भी शख्स बच नहीं सकता, मगर अफसोस कई मामलों में आरोपियों के बरी हो जाने से उसकी छवि सुखरू न हो सकी। तुलनात्मक अध्ययन से कोई जुर्म कमतर नहीं हो जाता, और वह भी हत्या का। ये हत्यारे कानून व्यवस्था के साथ साथ समाज के भी अपराधी हैं। उन्हें कठोर से कठोरतम सजा मिलनी ही चाहिए, ताकि व्यवस्था में भरोसा कायम रहे और बेगुनाह लोगों को मारे जाने का सिलसिला थम सके। अगला लेख है 2 अहम घटना चक्र। राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय दोनों घटना चक्रों की दृष्टि से सबका महत्वपूर्ण रहा है। कोरियाई युद्ध, ब्राह्म वार्ता तथा कांग्रेस महासमिति का बैंगलोर अधिवेशन दोनों ही ऐसी घटनाएं हैं जिनकी सफलता या विफलता का परिणाम करोड़ों नर नारियों की शांति समृद्धि पर गहरा असर डाले बिना नहीं रह सकता। जैसा कि पहले आशा प्रकट की गई थी, संयुक्त राष्ट्र तथा उत्तर कोरियाई व चीनी सैन्य नायकों को संदेशों के आदान प्रदान के बाद कायसोंग में दोनों पक्षों के संपर्क अधिकारियों के प्रारंभिक बातचीत हुई, और फिर नियमित रूप से 2 दिनों तक युद्ध विराम वार्ता हुई। तब यही आशय प्रकट की गई थी वार्ता सफल होगी और रक्त रंजित कोरिया शांति से सांस ले सकेगा। लेकिन खेद की बात है कि पत्र प्रतिनिधियों के प्रश्न को लेकर एक गत विरोध उत्पन्न हो गया। समाचार पत्रों के संवाददाताओं ने मांग की थी कि उन्हें कायसोंग जाने की अनुमति प्रदान की जाए। जनरल रिजर्व ने पहले तो इस संबंध में असमर्थता प्रकट की, किंतु बाद में उन्होंने वचन दिया कि वह साम्यवादी प्रतिनिधियों को इसके लिए राजी करने का प्रयत्न करेंगे। लेकिन साम्यवादियों ने 20 पत्र संवाददाता को कायसोंग में प्रवेश करने की अनुमति देना अस्वीकार कर दिया। किंतु जब साम्यवादी सैनिकों ने पत्र प्रतिनिधियों को सम्मेलन क्षेत्रों में आने से रोक दिया तो वार्ता एकाएक रोक दी गई। अब इस गत्य अवरोध के लिए एक दूसरे पर दोष मारा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रीय क्षेत्रों विशेषकर अमेरिकी समाचार पत्रों द्वारा यह आवाज उठाई जा रही है कि साम्यवादी युद्ध विराम के संबंध में संसार को एक पक्षी समाचार प्रसारित कर यह दर्शाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि अब वह अमेरिका आक्रमणकारियों का हौसला टूट गया है, क्योंकि उन्हें कोरिया के मुंह की खानी पड़ रही है। साम्यवादियों का यह तर्क है कि युद्ध विराम वार्ता एक नाजुक मामला है। इस संबंध में जनरल लाव ने एडमिरल जाय को अपने पत्र में लिखा है कि संवाददाताओं तथा समाचार पत्रों के प्रतिनिधियों को समस्या के बारे में हमारी यह राय है कि जब तथा दोनों पक्ष सहमत न हो जाएं, किसी की भी पक्ष के संवाददाता तथा पत्र प्रतिनिधि सम्मेलन क्षेत्र में नहीं आ सकते। हिमांशु का अगला लेख है कमजोर मानसून के समय मजबूत कृषि नीति चाहिए। सदी के सबसे बड़े सूखे का सामना कर रहे देश में पिछले हफ्ते हुए बारिश के कृषि के लिए वरदान साबित हुई है। पिछले 100 वर्षों में कम बरसात वाला यह 5वां जून था जब औसत से 40% कम वर्षा हुई। जुलाई में सामान्य से बेहतर बारिश हुई, जिससे 8 जुलाई तक सालाना कमी 70% रह गई। हालांकि अनुमान बहुत अच्छे नहीं है। मौसम विभाग ने इस साल अधिकतम 94% बारिश होने का अनुमान लगाया है।
काफ़ी हद तक मौसमी बारिश पर निर्भर कृषि के लिए सिर्फ बारिश की मात्रा ही मायने नहीं रखती, उसका क्षेत्र विस्तार भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि सिंचाई सुविधाएं पूरे देश में असमान है। भारत की कृषि योग्य भूमि के केवल आधे हिस्से में ही सिंचाई की सुविधा है, बाकी हिस्सा अब भी बारिश पर निर्भर है। इन इलाकों में कृषि उत्पादकता कम है और कुछ जगहों पर करीबी भी ज़्यादा है। जिन जगहों पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, वहाँ बारिश में कमी का उत्पादन ज़्यादा असर नहीं पड़ता। पर जो क्षेत्र बारिश पर निर्भर है, वहाँ बारिश की किसी भी प्रकार की कमी से न सिर्फ उत्पादन पर असर पड़ता है, बल्कि उसके दुष्परिणाम महंगाई, बेरोजगारी और आजीविका संकट के रूप में आते हैं। मौसम विभाग के आंकड़े से पता चलता है कि बिहार बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश में 50% और झारखंड में 38% की कमी है। ये देश के सबसे ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, पर यहाँ कृषि पैदावार सबसे कम और गरीबी सबसे ज़्यादा है। उत्तर पश्चिम भारत और मराठवाड़ा जैसे कई दूसरे बड़े खेतिया इलाकों में भी बारिश की भारी कमी देखी जा रही है। जलाशयों के जलस्तर में तेजी से आ रही कमी नीति निर्माताओं के लिए एक और चिंता की बात है। देश के दक्षिणी राज्यों में भूजल स्तर तेजी से गिरता जा रहा है, इसका असर सिंचाई पर भी पड़ेगा। इस साल मानसून की कमी का असर बुआई में ही दिख रहा है। 6 जुलाई को जारी ताज़ा आंकड़ों में से पता चलता है कि पिछले साल की तुलना में इस साल 21% कम बुआई हुई है। धान के बिछड़े की बुआई 13%, दलहन की 22%, तिलहन की 39% और कपास की 23% कम हुई है। इस बात की बहुत ज़्यादा आशंका है कि पिछले साल और बीते 5 सालों के औसत के मुकाबले इस बार कृषि उत्पादन घटेगा। राहत की बात है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार मौजूद है। हालांकि दालों और तिलहन के मामले में ऐसा नहीं है। भारत इनका बड़े पैमाने पर आयात करता है और बुआई के साथ साथ उत्पादन में कमी से शायद आयात पर निर्भरता और बढ़ जाएगी। सबसे ज़्यादा ध्यान सीधे तौर पर कृषि और ग्रामीण क्षेत्र कल्याण मजदूरों पर देने की जरूरत है। मानसून की अनिश्चितता और पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद कृषि लागत में बढ़ोतरी को देखते हुए किसानों और ग्रामीण गैर खेतिहर मजदूरों को आय बचाना जरूरी है। किसानों की आय और मजदूरों में कोई बढ़ोतरी न होने के कारण ग्रामीण अर्थव्यवस्था मुश्किल दौर से गुजर रही है। ग्रामीण इलाकों में खेती के अलावा दूसरे कामों से होने वाली आय अब कुल ग्रामीण आय का आधे से ज़्यादा है। इसलिए रोजगार पैदा करने के अन्य तरीकों को बढ़ाना फायदेमंद होगा। 1 जुलाई से लागू विकसित भारत ग्रामीण रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी कानून की शुरुआती रिपोर्ट से पता चलता है कि इसका प्रदर्शन सभी जगह एक समान नहीं है। वित्तीय बोझ पड़ने के डर से कई राज्य सरकारें इस योजना को लागू करने में हिचक रही हैं। बिहार, झारखंड और उड़ीसा जैसे गरीब राज्य इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ऐसे समय में जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ज़्यादा संकट में गिरने का गंभीर खतरा है, लोगों की जान और रोजी रोटी बचाने का बेहतर तरीका यही होगा कि ग्रामीण इलाकों में सरकारी खर्च बढ़ाया जाए और ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को मजबूत किया जाए। जे कृष्णमूर्ति का अगला लेख है, भविष्य से परे खुशी। क्या आशा केवल भविष्य में है? क्या जो बीत चुका है उसमें वह नहीं होती? आगे और पीछे ले जाने वाली विचार की दोनों गतिविधियों में आशा निहित है। आशा समय की प्रक्रिया है। आशा के जो सुखद था जिसे सुधारा जा सकता है, उसके सातत्य की कामना, और उसका विपरीत है नैराश्य, हताशा। हम आशा और हताशा के बीच झूलते रहते हैं। हम कहते हैं कि हम जी रहे हैं क्योंकि हम आशा है,
हम कहते हैं कि हम आशा के सहारे जीते हैं, लेकिन क्या ऐसा है? जब भविष्य या अतीत हम पर हावी है, तो क्या वह जीना जीना हुआ? क्या जीना अतीत की भविष्य की ओर गति है? जब आने वाले कल की चिंता रहती है, तब क्या आप जी रहे होते हैं? चूँकि वह कल इतना महत्वपूर्ण बन गया है, इसलिए यह लाचारी और हताशा है। आने वाले कल की आशा की खातिर आज की बलि चढ़ाते हैं, किंतु खुशी हमेशा इस पल में होती है जो नाखुश है। जो नाखुश है वे ही आगामी कल की चिंता से अपने जीवन को भर लेते हैं, जिसे वे आशा कहते हैं। खुशी-खुशी प्रसन्नतापूर्वक जीना तो बिना किसी आशा के जीना है। आशावान मनुष्य प्रसन्न मनुष्य नहीं है, वह इस हताशा को जानता है। आशाहीन अव्यवस्था आशा अथवा द्वेष का, हताशा या उज्ज्वल भविष्य का प्रक्षेपण करती है। क्या एक ऐसी अव्यवस्था नहीं है जो ना आशा है और ना ही आशाहीनता? आशा आशाहीनता वह एक अवस्था जो परम आनंद है। जब आप स्वयं को खुश समझते हैं, तब आप में आशा नहीं थी, है ना? पहले आप आशा और आशाहीन इस स्थिति को का सत्य देख लीजिए। बस यह देखिए कि कैसे कैसे आप मिथ्या में, आशा के विभाग में और फिर हताशा में जकड़ रहे। इस प्रक्रिया का निष्क्रिय अवलोकन कीजिए। यह उतना आसान नहीं है जितना सुनने में लगता है। आप पूछ रहे हैं कि प्रसन्नता की अव्यवस्था में कैसा रहा हो जाता है। क्या यह प्रश्न ही आशा पर आधारित नहीं है? आपने जो खोया उससे आप फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा आपकी इच्छा किसी साधन से उस पर पुनः स्वामित्व पा लेने की है। यह प्रश्न कुछ प्राप्त करने की, कुछ बनने की, कहीं पहुंचने की इच्छा की को इंगित करता है। जब आपके सामने एक उद्देश्य है, आपकी दृष्टि में एक लक्ष्य है, तब आशा ही है। इसलिए आप अपनी ही अप्रसन्नता में फिर से अटक जाते हैं। आशा ही की राह भविष्य की राह है, किंतु खुशी कभी समय का मसला नहीं होती। जब खुशी थी, तब आपने कभी नहीं पूछा कि उसमें निरंतर कैसे रहे। यदि आपने यह पूछा होता, तो ना खुशी का स्वाद आपको तभी मिल गया होता। आपकी समस्या अप्रसन्नता, नाखुशी है, और उसे समझने के लिए सभी समस्याओं से मुक्त रहना आवश्यक है। आज के सारे लेख पूरे हो चुके हैं।